देखिए एनटीपीसी का अभी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म 21 तारीख से फिलिंग इसकी शुरू हो चुकी है। अंडर ग्रेजुएट भी आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि अब हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज ऑफ स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं ये गारंटी देता हूं कि इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी पूरे यूट्यूब पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम इसमें आपको एक एक सब्जेक्ट को एकदम खोल के दिखा देंगे। इसके बाद मैं सही बता रहा हूं, तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा। तुम चाहे किसी भी सोर्स से पढ़ो, तुम्हें पता हो कि एक्चुअल में एग्जाम में क्या आता है। ये वीडियो तुम्हें खुद में नॉलेज देगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। देखिए एनटीपीसी का अभी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म 21 तारीख से फिलिंग इसकी शुरू हो चुकी है और अभी 28 तारीख को ही हमारा अंडर ग्रेजुएट भी आने वाला है। एक सबसे बड़ी बात है कि अब हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मेरी सीरीज ऑफ स्ट्रैटेजी रहेगी। नॉट, मैंने ये नहीं बोला स्ट्रैटेजी रहेगी जीएस की, सीरीज ऑफ स्ट्रैटेजी रहेगी, जहां पर मैं एकदम डीप खोल के आपको जीएस को दिखा दूंगा यहां पर एनटीपीसी के लिए। और मैं ये गारंटी देता हूं, और अभी मत बोलना, वीडियो के बाद बोलना, कि इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी पूरे यूट्यूब पे हो ही नहीं सकती। ये भी गारंटी है मेरी। और ये एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी जीएस की, क्योंकि हम इसमें आपको एक एक सब्जेक्ट को एकदम खोल के दिखा देंगे। जो अभी अभी लेटेस्ट पैटर्न जो अभी आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हमने इसको बनाया और आपको सामने भी दिखाएंगे लेटेस्ट पैटर्न। यानी जो एनटीपीसी 2024 हुआ है उसका यूजी और ग्रेजुएट लेवल दोनों के आधार के ऊपर हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने अलग अलग बनाया है। आज हम आपको पॉलिटी की दे रहे हैं, कल हम आपको हिस्ट्री देंगे, इसके बाद ज्योग्राफी देंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स देंगे। जो बच्चे नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। और कुछ नोट करने मत बैठना, सारी इंफॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम पर मैं ये पूरी पीपीटी दे दूंगा, आराम से देखना, पूरी लिस्ट है इसमें। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो देखो किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, बहुत आराम से देखना। इसके बाद मैं सही बता रहा हूं, तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा। तुम चाहे किसी भी सोर्स से पढ़ो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, तुम्हें पता हो कि एक्चुअल में एग्जाम में क्या आता है। टीचर एग्जाम लेवल का पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हारे कोर्स में एग्जाम लेवल की चीजें है नहीं है, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन तुम्हें खुद में नॉलेज होनी चाहिए। और ये वीडियो तुम्हें खुद में नॉलेज देगा तुमको। बहुत प्यारा वीडियो है। और अगर अच्छा लगे ना तो बाद में बताना जरूर कि कैसा लगा। ठीक है, अभी कुछ मत बोलना, बाद में बताना। सबसे पहले देखो, सिटीजनशिप एंड सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर 12 सवाल आए। अभी आपका जो है हुआ था पेपर, 12 सवाल आए। मेजर सब टॉपिक इसमें क्या आया है, सिटीजनशिप में आमतौर पर बच्चे क्या पढ़ते हैं, आमतौर पर बच्चे पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप कौन रेगुलेट करता है, कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में आता है। सिटीजनशिप की नॉलेज बच्चों की यहां तक होती है आमतौर पर। लेकिन यहां पर सिटीजनशिप पूरा फोकस करा गया है सिटीजनशिप लॉज के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैसे सवाल पूछे गए, जरा इसको देखो। सिटीजनशिप प्रोविजन जो है संविधान में कब लागू हुए, आंसर नहीं करना है, अभी खाली देखो आराम से। संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, आपको डेट दी हुई है, आपको बताना है कब से लागू हुए थे ये। फिर देखो, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए था भारतीय सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। बालक जन, ये सारे जो सारे सवाल है ना, ये एनटीपीसी अभी 2024 के आए हुए सवाल है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद सवाल, कौन सा प्रिंसिपल है सिटीजनशिप का जो इंडिया ने 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अमेंडमेंट के बाद फॉलो करना शुरू किया। डुअल, जस सोलाई, यूनिवर्सल, जस सैंग्विनी। समझ गए ना। तो कोई आपका है पॉलिटी, लेकिन पूरी तरीके से ये स्टैटिक पॉलिटी नहीं है, ये पूरा एक्ट बेस्ड पॉलिटी पूछा गया है ये। फिर देखो, इनमें से कौन सी कम्युनिटी को नहीं इंक्लूड करा गया था फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए कौन सा धर्म था या कौन सी कम्युनिटी थी जिसको कि नहीं इंक्लूड करा गया था फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप के लिए, जिसमें कि जो टाइम लिमिट है वो 12 साल से कम करके 5 साल कर दी गई थी। फास्ट ट्रैक रूट बोलते हैं उसको। किसको नहीं इंक्लूड किया गया था। और सवाल देखो, कट ऑफ डेट क्या रखी गई थी माइग्रेंट्स के लिए, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए, इनके लिए कट ऑफ डेट क्या थी कि आप कब तक भारत में आ चुके हैं, कि आपके उस दिन से अगर 5 साल कंप्लीट हो गए तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे यहां से। माने आप देखिए, सारे सिटीजनशिप के सवाल आमतौर पर बच्चे पढ़ के जाते हैं, सिटीजनशिप किस में दी है साहब, पार्ट 2 में दी हुई है, आर्टिकल कौन सा है, और यहां अगर आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्नों का नेचर बहुत अलग है। फिर आप देखिए, मार्च 2025 में, यानी बिल्कुल लेटेस्ट,
पार्लियामेंट ने एक पास करा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। इनमें से कौन सी एक्ट को स्पेसिफिकली रिपील कर दिया गया उस एक्ट के बाद से? लेटेस्ट करंट अफेयर्स बेस्ड पॉलिटी। तो ये सारे आपके एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2025 के सवाल है, सॉरी 2024 के सवाल है, अभी आए हुए, जो अभी जुलाई अगस्त में हुआ था। ठीक है, तो आपको देखो फर्क नहीं पड़ता अगर आपको अभी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने एक बार समझ गए ना कि आपको कैसे प्रश्न पढ़ने हैं, अब आपकी तैयारी इसी दिशा में होनी चाहिए, बस ये है, समझ गए। फिर देखो, अब बात आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से और डीपीएसपी से कैसे सवाल आ रहे हैं। तो 24 सवाल यहां से आए हैं, 24 क्वेश्चंस, बहुत हुआ भाई। अब इसमें देखो क्या आता है, और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, हार्डली एनी टीचर टीचर्स एट दिस लेवल, ये भी मैं गारंटी से बोलता हूं। आप ना, मैंने मैराथन लिए हैं 3-3 4-4 घंटे के इन सारे सवालों के, एक बार उसको पढ़ना जा करके, उससे पता चलेगा कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एक्चुअल में तुम कौन से लेवल पे करो, कैसे सवाल पढ़ो, ये चीजें हैं। और बहुत प्यारा, मतलब ऐसा नहीं डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा अलग है इसलिए, बस और कुछ नहीं है। और अच्छी चीज है, तुमको बहुत टाइमली पता चल गया, पेपर में भी बहुत समय है, आप बहुत आराम से कर जाओगे इसको, बहुत आराम से। आगे अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपी में कैसे सवाल आए हैं। बोल रहा है बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यहां पर एक आपका ये सवाल कि इनमें कोर्ट इसको एनफोर्स कर सकते हैं, ये ऑब्सोल्यूट होते हैं, कल्चरल एजुकेशनल राइट फंडामेंटल राइट्स होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। फिर बोल रहा है कौन सा आर्टिकल है जो एक्सप्लिसिटली बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई लॉ जो है वो वायलेट करेगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, है ये आपको सीधे सीधे पूछा गया। फिर बोल रहा है बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट है जो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन जिसके ऊपर किया जा सकता है, पहले अमेंडमेंट जो 1951 में आया था उससे वो कौन सा संवैधानिक अधिकार था जिसके ऊपर और ज्यादा अंकुश लगाया जा सकता है, अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते थे, ये हो गया। फिर देखिए कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आया ये है। फिर देखो इनमें से कौन सी रिट है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बचा के रखती है, रिट के ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आसान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सेंटिनल ऑफ द क्वीवाई डिक्लेयर करा हुआ है, किसके रिलेशन में डिक्लेयर करा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो की रीजन क्या है जुडिशियल रिव्यू का इंडिया में, क्या रीजन है, क्यों होता है जुडिशियल रिव्यू, अच्छा आसान क्वेश्चन है। फ्री लीगल एड जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां एग्जैक्टली लिखी हुई है, आर्टिकल 39 ए में लिखी हुई है। फ्री लीगल एड 39 कैपिटल ए में लिखी हुई है, माने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी हुई है, समझ गए। तो ये आपका सवाल आ गया, मैंने आर्टिकल से एग्जैक्टली एक वर्ड उठा लिया और उसको पूछ लिया बताओ ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है और आर्टिकल के सेक्शन में लिखा है, ये पूछ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है जो फ्री लीगल एड टू द पुअर की बात करता है, सेम क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से पूछ लिया है। फिर अब देखो, तो ये ऐसे सवाल आए आपके फंडामेंटल राइट से, डायरेक्ट फैक्चुअल आर्टिकल्स भी आए हैं और थोड़ा घुमा करके भी आए हैं। तो बट मेजर सेक्शन ये आसान था, सिटीजनशिप वाला थोड़ा टेढ़ा था, बट ये एक फेयरली इजी था, बस थोड़ा सा आप अगर एक बार थोड़ी डिटेल स्टडी हुई है तो आराम से कर जाओगे, कुछ नहीं है इसमें। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम, भाई साहब इसमें जितने क्वेश्चन थे सब सर खोल देने वाले सवाल थे, और भी 16 सवाल आए थे, 16 क्वेश्चंस आए थे। इसमें जुडिशियल रिव्यू के, रिट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो हाल के जजमेंट है, इनसे सवाल पूछे गए। जैसे ये बहुत अलग सेक्शन है ये एनटीपीसी का पॉलिटी में, जैसे जब एक जज को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेंगे, यानी यहां पर आपको प्रॉपर कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है, जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आगे आएंगे कौन सा केस ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला एनजेएसी वाला जो 2015 में आया था उसको स्ट्राइक डाउन किया था, तो कौन सा वाला केस हुआ था उस समय, ये हुआ था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। अभी डिटेल में पढ़ा नहीं रहे अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, किससे कैसे सवाल आते हैं, ये देखो है। फिर देखो कौन सा लैंडमार्क केस है जिसने बोला था जुडिशियल रिव्यू जो है ये प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू की चीज को मैंडेटरी कर दिया था, कौन सा ऐसा लैंडमार्क केस था। ये सारे आपके जुडिशरी से आए। आमतौर पर बच्चे क्या पढ़ते हैं जुडिशरी में, सिर्फ आर्टिकल पढ़ के जाते हैं, बस एग्जामिनर ने पूरा पैटर्न बदला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल सर्विस को आर्टिकल 233 से 237 के बीच में क्या जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या होता है, अब ये आर्टिकल जो है कम ध्यान देते हैं बच्चे इन आर्टिकल्स के ऊपर। फिर देखो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है,
किस चीज के लिए एसेंशियल है। फिर देखो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू कहां से ओरिजिनेट हुआ है, आसान है, बट जुडिशियल रिव्यू को बिल्कुल एकदम ठोक पीट के एकदम बजा के एकदम बिल्कुल पूछा गया है। फिर इसके बाद इंडिया में जुडिशियल रिव्यू क्या चीज होती है, यहां पर क्या होता है इंडिया के टर्म्स में जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। फिर की डिफरेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में और रिट ज्यूरिसडिक्शन में, की डिफरेंस क्या है, प्रॉपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। फिर इनमें से कौन सा सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेल का एक डेवलप, जो बेल दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, इसमें अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो इसके लिए जो बेल दी जाती है उसकी कंडीशंस में बदलाव किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये लेटेस्ट केस हुआ है जो कि मुश्किल से 7-8 महीने पहले की सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के दौरान ये जजमेंट आया था। तो 6 महीने पहले की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के ऊपर सवाल दिया, यानी आपको फोकस करना है, आपको क्या पढ़ना है कि जो अभी 1 साल के अंदर की अच्छी तगड़ी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है ये अपने को पढ़ के जानी है, जो लैंडमार्क जजमेंट बन सकती हैं वो अपने को पढ़ के जानी होती है, ठीक है। फिर देखो 2024 में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक केस चल रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल। तो अब बताना है मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट ने क्या बोला था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी स्टेटस जिनके पास है, तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया। ये भी देखो 1 साल पहले का सुप्रीम कोर्ट का केस यहां डायरेक्टली पूछा गया है यहां पर, राइट। फिर देखो आगे, फिर इनमें से कौन सी बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी समतोला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 27 मार्च 2025 को जो केस हुआ है, माने 4 महीने पहले का सुप्रीम कोर्ट का केस पूछा हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे तो बहुत केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे। कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट केसेस पढ़े जाते हैं। इन सारे केसेस, ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, मतलब जो इधर हाल के लैंडमार्क जजमेंट है, जो बड़े जजमेंट है जिन्होंने लॉ को बदल दिया, तो वो वाले जजमेंट खाली पढ़े जाते हैं जो लॉ को बदलते हैं। सो एनी जजमेंट if it is making any kind of changes in the law, एग्जिस्टिंग एक्ट है कोई, उसमें बदलाव अगर कोई भी जजमेंट ला रहा है तो वो जजमेंट अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जजमेंट एक प्रकार का नया लॉ होता है, सिर्फ वो पढ़े जाते हैं। देखो कितने सारे सवाल पूछे हैं। फिर देखो फिर से सवाल पूछा उर्मिला देवी वर्सेस सुनील शरण दीक्षित का जो केस था, जो जनवरी 2025 में था, इंटरप्रिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की क्या रीलिंग रही है उसमें। तो क्योंकि लॉ ही बदल दिया, ये वाला लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था उसमें, सो ओनली दोज जजमेंट्स। और आगे आते हैं, फिर देखो प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव पावर से 8 क्वेश्चंस आए हैं। कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एडवाइजरी कैपेसिटी में यूनियन कैबिनेट की एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कैसी होती है, बाइंडिंग होती है, नहीं होती है, ओवर रूल कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर आपके सवाल लगाए हुए हैं। ये सवाल हम आपको देंगे ताकि आप खुद से पढ़ पाओ आराम से, हम टेलीग्राम पे आपको ये दे देंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए रखे हुए हैं। पार्लियामेंट 17 क्वेश्चन पार्लियामेंट से आए। अब देखना यहाँ पर, अगर यहाँ पे भी गौर करोगे तो यहाँ डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछेंगे, बताओ प्रेसिडेंट की ओथ का कौन सा आर्टिकल है, बताओ इनका इम्पीचमेंट का कौन सा आर्टिकल है, नहीं भाई, पूरा फंक्शन पूछा गया है कि ये क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब सारी पावर्स आपको पता होनी चाहिए। यहां पूछा गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, कि वो अपने लेजिस्लेचर के प्रति कैसे अकाउंटेबल है। डीप क्वेश्चन है भाई साहब यहाँ पर। यहाँ देखो इनॉग्रल स्पीच जो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कौन बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में कैबिनेट, जो प्रेसिडेंट का इनॉग्रल स्पीच होता है ना, जो कैबिनेट लिख के देती है ना, उनको वही बोलना होता है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट साल में 2 बार बोलते हैं, साल में 2 बार मतलब प्रेसिडेंट 2 सेशंस हो, मतलब 2 स्पीच होती हैं, एक साल की पहली बार, और दूसरा जब कोई नई सरकार आती है तो उसके पहली बार, जब वो बैठती है पहली बार, तो ये 2 स्पीच होती हैं। लेकिन जो साल की पहली स्पीच होती है, जो हर साल होती है, कैबिनेट पूरी लिख के देती है, प्रेसिडेंट साहब को एग्जैक्टली वही बोलना होता है। तो यही सवाल पूछा कि बताओ कौन बनाता है उसको, ठीक है। तो मतलब अच्छे सवाल हैं सारे, सब क्वालिटी क्वेश्चन है। फिर देखोगे पार्लियामेंट 17 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। सवाल देखोगे जरा, इनमें से बताइए कौन सा क्रिटिसिज्म है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर से डिपार्चर कर रहा है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड एनालिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि कैबिनेट हमारे में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ओवरलैप करता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर कहां रही, ये सवाल है यहां पर। कौन सा लैंडमार्क केस था सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने जिसने बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, अगर उनका लोकसभा अगर डिसॉल्व भी हो गई तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक रहते हैं जब तक नई सरकार चुन के नहीं आ जाती है, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक नहीं आ जाते तब तक वही लोग मिनिस्टर रहते हैं। तो ये किस केस में बोला गया था, यहां से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर देखो फिर से लेटेस्ट वाली चीज आ गई यहाँ पर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में चीजें पूछ ली गई, मतलब स्टैंडर्ड पार्लियामेंट नहीं पूछा गया है,
स्टैंडर्ड पार्लियामेंट नहीं पूछा गया है। ये मिनिस्टीरियल हायरार्की जो होती है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट किस लेवल पे आता है, डेप्यूटी मिनिस्टर किस लेवल पे आएगा, मेन मिनिस्टर किस लेवल पे आएगा, हायरार्की ऑफ मिनिस्टर पूछ लिया गया। तो पूरा प्रैक्टिकल पॉलिटी आया है, पूरा प्रैक्टिकल पॉलिटी है ये, ठीक है। तो मैं ये सवाल आपको दूंगा, आप लोग देखिएगा। फिर लोकल गवर्नेंस एंड पंचायती राज से 22 सवाल आए हैं। ये सवाल कैसे हैं? ये आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे इस वाले टॉपिक से, ठीक है। फिर ये न्याय पंचायत पूछा गया। यहाँ पर न्याय पंचायत ऐसी होती है कि जो छोटे छोटे जस्टिस विलेज लेवल पे जस्टिस देने के लिए होती है, ताकि कोर्ट में कई सारे केसेस ना आ जाए, तो जज साहब जो है वो वैन से गांव में जाकर के अपनी छोटी सी अदालत लगाते हैं और वहीं पर छोटे मोटे केसेस, साइकिल चोरी हो गई, जमीन का छोटा बहुत विवाद है, वहीं सॉल्व करके आ जाते हैं, ताकि कोर्ट में ये केसेस ना आए। उसी को न्याय पंचायत बोलते हैं। वहां से सवाल पूछा, अच्छे सवाल पूछे यहाँ पे भी। यूनियन बजट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत कितनी है इंडिया में, तो पंचायत से भी खाली ये नहीं अमेंडमेंट और आर्टिकल पूछ लिया, क्वालिटी क्वेश्चन है यहाँ पर भी। प्रोविजन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कितनी फ्रीक्वेंटली ग्राम सभा के मेंबर्स जो है एक साल में कितनी फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, प्यारा सवाल है ना, ठीक है। फिर अर्बन गवर्नेंस और म्युनिसिपल बॉडीज से 10 सवाल पूछे गए। तो ऐसे करके हमने पूरी चीज आपको यहां पर दिखाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 20 सवाल पूछे गए हैं। तो यहां पर कि 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, बढ़िया चीज है ये। फिर यूनियन टेरिटरी को 14th अमेंडमेंट एक्ट में कौन चीज ऐड करी गई थी। फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने मिनिमाइजेशन इनकम स्टेटस फैसिलिटी ये किसने किया हुआ है। तो इससे आप ये समझे पूरा का पूरा कि भाई ये मैंने बोला ना प्रॉपर डेप्थ में हम आपको ये एनालाइज कराएंगे। इसकी एनालिसिस में देखो कि किस प्रकार के प्रश्न को पूछा जा रहा है। लीगल सर्विसेज, लोक अदालत, इनके बारे में भी खूब खूब पूछा गया है। लोक अदालत बताओ कहां से शुरुआत हुई है, बताओ इनमें से लोक अदालत में कौन से केसेस जाते हैं, बताओ इनमें से परमानेंट लोक अदालत जो है द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के तहत कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके लिए। तो बढ़िया सवाल है यहाँ पर। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ये तो इससे लीगल सर्विसेज से कम 7-8 सवाल आए पूछे गए थे इस एक्ट से। नालसा जो स्थापित किया गया है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, उसके बारे में पूछा गया यहाँ से। तो ये सारे नालसा जो मैंने आपको बताया अभी, ये सारे सवाल देखो लोक अदालत और नालसा से रिलेटेड है। फिर रेगुलेटरी बॉडीज से 8 सवाल पूछे। तो आप अगर देखोगे तो आप स्टैंडर्ड पॉलिटी देखो, मैं यही बोलता हूं कि स्टैंडर्ड पढ़ो, स्टैंडर्ड तो बेसिक है, फिर ये मिसलेनियस। स्टैंडर्ड तो देखो यार, स्टैंडर्ड का कोई तोड़ ही नहीं है। स्टैंडर्ड तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्टैंडर्ड तो आपको हमेशा पढ़ना है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आपको ये लेवल को टच करना ही पड़ेगा मेरे भाई। आपको पूरा आइडिया लग गया। मैं इससे रिलेटेड एक पूरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ये मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। मैं इससे रिलेटेड सारा एक लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड सब टॉपिक, ये दोनों चीजें अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिखा देता हूं, ये मैं पूरा लिस्ट ऑफ टॉपिक सब टॉपिक, मैं पूरा पॉलिटी का टॉपिक और सब टॉपिक अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। एंड भाई मेरे सिर्फ ऐसे पहले फाउंडेशन पढ़ो, पहले फाउंडेशन पूरा करो और उसके बाद इन टॉपिक्स को जरूर कंप्लीट करो, तब जाके तुम्हारा एक पॉलिटी कंप्लीट होगा। समझ गए। और ये जानो, वरना क्या होगा, बच्चे गलती क्या करते हैं, क्यों सिलेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि वो रिपीटेडली सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं। आर्टिकल 1 क्या है, 2 क्या है, 32 क्या है, वो 28 क्या है, और वो 72 क्या है, और वो लोकसभा का आर्टिकल कौन सा, राज्यसभा कौन सा है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आपने अभी अभी देखी। आपने कहीं एग्जाम में ऐसा कुछ देखा जिसने ये गलती को सही कर लिया ना, वो पहली बार में सिलेक्शन पाएगा वो। तो हर एग्जाम के पैटर्न को पकड़ के तैयारी करी जाती है। तो मैं इसके पूरा एक एक सब टॉपिक, पूरे टॉपिक चैप्टर, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये पूरी लिस्ट हम आपको कल शाम तक की आपको अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। आप पूरी लिस्ट आराम से देखिए, आपको मजा आ जाएगी और फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। देखिए आपको कौन रोकता है, आप एक बार में सिलेक्शन पाएंगे आप। ठीक है, ये था भाई पॉलिटी का सिलेबस पूरा। अब हम इसी तरीके से आपको हर दिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ जीएस को डिटेल में विश्लेषण कराएंगे, ताकि आपको जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू करो ना, बस मेरा एक बार जो हमने एनालिसिस कराया, विश्लेषण कराया है, उसको देख लो एक बार। उससे आपको आगे तक की क्लैरिटी मिल जाएगी, एकदम गोल्ड लेवल क्लैरिटी। ठीक है, और अगर अब एक और चीज भी गिफ्ट दूं एक, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊं, सारी चीजें सबका सब आपको हम पढ़ाएं, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए। मैं एक बार पूछूंगा, एक बड़ा पोल क्रिएट करके, अगर 3 से 4 हजार बच्चे उसको हाँ बोलते हैं कि हाँ आप ये सारे टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो फिर जिम्मेदारी उठाएंगे फिर हम। ठीक है,
चलिए चलते हैं, और ये जरूर बताना कि ये कैसा लगा, इससे ये आई ओपनिंग था कि नहीं था। मैं चाहता हूं जैसे बच्चे ना भेड़ चाल में तैयारी करते हैं वो ना करें, उनकी आई ओपनिंग चीज हो, उन्हें पता हो कि वो उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। एक बार आंखें खुल जाएगी ना, तुम हमेशा सही रास्ते पे जाओगे। समझ गए? बाकी सब तैयारी अपने आप कर लोगे, हम ये पूरी लिस्ट दे देंगे, इट इज फ्री फॉर एवरीवन। आराम से पूरी लिस्ट लो, बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आपसे आपको ये सब बता करके, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि हाँ एक अच्छी नॉलेज दी। आपको भी अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, टाटा, टेक केयर।